हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स आईएएस साइंस सारी कार्यक्रम में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं देता। वो है पसीना, है ना। हमें पसीना क्यों आता है, किस कारण से आता है। ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं देता है। कैसे कि हमको कितना पसीना आ रहा है, क्या ज़्यादा पसीना आना सही होता है या कम पसीना आना सही होता है या पसीना नहीं आना सही होता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसको कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि पसीना क्यों आता है, इससे रिलेटेड इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ सवाल देखेंगे और ऐसी हमारी बॉडी में क्या चीज़ें होती है जिसके वजह से हमारे बॉडी में पसीना आता है, ये हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में पसीना होता क्या है, पहले इस पे देखते हैं। तो पसीना निकलना जो है वो सभी जो जीवित जंतुएं होती हैं उन सभी ऐसे जीवित जंतुओं में पसीना आते हैं। और ये क्यों आता है, तो जैसे कि नॉर्मल हमारी बॉडी में टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है या हमारे आसपास का जो माहौल होता है, जैसे कि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी जो पसीने वाली जो ग्रंथि होती है हमारे बॉडी में, वो क्या है तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और हमारी बॉडी को वो मेंटेन करती है। मतलब हमारे बॉडी में जो ओवर हीटनेस होती है उसको बचाने के लिए, मेंटेन करने के लिए वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, इसी कारण वो बैलेंस करती है ताकि हमारा जो बॉडी है वो मतलब कि मिनिमम टेम्परेचर पर रहे। फिर क्या होता है कि वो पसीना रिलीज़ करती है और जो कि हमारे स्किन से वो रिलीज़ होती है, इसको बोलते हैं पसीना। ये एक तरल पदार्थ के रूप में होती है जिसमें कि बहुत सारे प्रोटीन्स, लिपिड्स और कुछ भी और भी सब्सटेंस इसमें से पाए जाते हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल जो कि लोगों के मन में बना हुआ है, लेकिन इसको इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि हम लोग इसको नेचुरल ही मानते हैं। कभी कभी ओवर थिंकिंग की वजह से कि हो सकता है हमने ज़्यादा आज पानी पी लिया, या हो सकता है हमने ज़्यादा खाना खा लिया है, या हो सकता है किसी कारण की वजह से आता होगा, या किसी को पसीना नहीं आता है ना। तो उनकी भी बहुत सारी ओवर थिंकिंग होती है। तो आज इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो इससे जुड़े हुए सवाल के बारे में चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि हमें पसीना कब आता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो पसीना आना है वो एक प्रकार का नेचुरल प्रोसेस है ना। क्या है कि ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे ही हमारे बॉडी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है या आसपास का जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जैसे कि गर्मी का समय है ना, जैसे हम किचन में खाना बना रहे होते हैं या हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी की जो ग्रंथियाँ होती हैं वो एक्टिव हो जाती है और हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए या बैलेंस करने के लिए पसीने को हमारे रोम छिद्र के द्वारा उसको बाहर निकालती है, जो कि एक तरल पदार्थ के रूप में होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं पसीना। ठीक है, इसको मेडिकल लैंग्वेज में देखा जाए तो बोला जाता है डायाफोरेसिस। क्या बोलेंगे, मेडिकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है डायाफोरेसिस, और कॉमन लैंग्वेज में देखा जाए तो इसको बोलते हैं प्रोफ्यूज स्वेटिंग। जैसे कि इंग्लिश में पसीने को क्या बोलते हैं, स्वेट, है ना। तो इसको कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है प्रोफ्यूज स्वेटिंग। तो ये था कि हमें पसीना कब आता है। अब देखते हैं कि पसीना निकलना बुरा होता है। तो आप भी जानते हैं कि आप लोग सुने होंगे कि पसीना निकलना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि जैसे कि पसीना निकलना तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, बोलते हैं कि उससे स्किन ग्लो होता है, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है ना। लेकिन जब मौसम नॉर्मल रहे या ठंड का मौसम रहे और हम रूम टेम्परेचर पर रहें, उस समय अगर पसीना हमारा बहुत ज़्यादा निकलता है ना, तो उस समय अगर पसीना निकलता है तो आप ध्यान रहे ये कंडीशन जो है वो बहुत ही अच्छी नहीं होती है। अगर इस तरीके का कोई सिम्टम होता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर्स के पास जाइए और इस चीज़ के लिए डिस्कस करिए। क्योंकि ज़्यादा पसीना निकलना डिसीज़ की ओर ये खींचता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर अगर पसीना निकलता है तो इससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, नसों का ब्लॉकेज होना हो गया, या हीट स्ट्रोक हो गया, है ना। क्योंकि क्या हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उसका इंजन जो है वो कंटिन्यू अगर चलाते रहें तो वो गर्म हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसको नॉर्मल करने के लिए थोड़ी देर हम लोग ब्रेक कर देते हैं, है ना। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी भी कंटिन्यू अगर हम लोग वर्कआउट करें या कंटिन्यू कुछ काम करते हैं तो वो स्वेटिंग होता है। अगर वो स्वेटिंग हो ही नहीं रहा है तो हमारा इंजन भी ख़राब हो जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से अगर पसीना जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर आता है तो ये
ये बहुत ही खतरनाक बीमारी की ओर आपको लेके जा रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं कि कब पसीना निकलना जो है वो फ़ायदेमंद होता है। तो वैसे तो जनरली पसीना निकलना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है बोला जाता है, लेकिन ये कब ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आप रनिंग कर रहे हैं, या आप जॉगिंग कर रहे हैं, या वॉकिंग कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मेहनत वाले काम कर रहे हैं, तो उस समय पे अगर पसीना आपका निकलता है तो वो बहुत अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है ना, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, हमारे स्किन को हेल्दी बनाएगा, हमारा जो मूड स्विंग होता है उसको कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हाँ, पसीना निकलना हमारा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पसीने में क्या क्या होता है, मतलब जो पसीने की जो बूंदें होती है उसमें कौन से ऐसे कंटेंट पाए जाते हैं, ये लोगों का बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो पसीने की जो बूंद होती है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, लिपिड हो गए, सॉल्ट हो गए, कुछ मात्रा में चीनी हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे कंटेंट्स जो है वो पसीने में पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने से बदबू क्यों आती है। ये सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल है, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं, हमारा जो कपड़ा हम पहनते हैं, हम यूज़ करते हैं, ये सभी चीज़ों को अगर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि इससे पसीने में बदबू क्यों आती है ना। तो जैसे मैंने बताया कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, प्रोटीन, लिपिड और एक चीज़ और लैक्टिक एसिड, ये सारी चीज़ें कंटेन इसमें पाया जाता है। तो बदबू का रीज़न, एक्चुअल रीज़न क्या होगा वो मैं बताती हूँ कि जो पसीने में जो बदबू आती है तो इसलिए आता है कि हमारे जो पसीने वाली जो ग्रंथि है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक्राइन और एपोक्राइन, ठीक है, 2 ग्रंथियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी, एक्राइन और एपोक्राइन। तो जो एक्राइन ग्रंथि होती है ये हमारे पूरे शरीर में होती है, ठीक है। वहीं एपोक्राइन जो होती है वो कहाँ पाया जाता है, वो हमारे अंडर आर्म्स में और जांघों के बीच में पाया जाता है। एक बार फिर बता दूं, जो एक्राइन जो होता है वो हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है, और जो एपोक्राइन होता है वो अंडर आर्म्स में और हमारे जांघों के बीच में पाया जाता है। तो जो एक्राइन वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं उसमें से जो निकलने वाला जो पसीना होता है वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें होता है प्रोटीन और लिपिड, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटीन और लिपिड। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बैक्टीरिया के लिए बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन माना गया है, बहुत ही अच्छा खाना माना गया है। तो भाई जहाँ जिसको खाना मिलेगा वहाँ वो तो वहाँ रहना स्टार्ट कर ही देगा, है ना। तो यहाँ पे बैक्टीरिया को खाना मिलता है, तो ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो एपोक्राइन के जो पसीने निकलते हैं, मतलब कि हमारे अंडर आर्म्स और हमारे जांघों के बीच, तो वहाँ पर जा कर के ये अपना ग्रोथ करते हैं, वहाँ पे जा कर के बैठ जाते हैं और वहाँ पे ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर में जो पसीने आते हैं उसका बदबू आने लगता है। लेकिन क्या ये पसीना का जो बदबू है वो कंटिन्यू बना रहता है, तो नहीं, ये पसीने का जो बदबू है वो कंटिन्यू नहीं बना रहता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही उम्र बढ़ते जाती है, जैसे ही हमारा एज बढ़ते जाता है, तो क्या होता है, ये ग्रंथियाँ जो होती हैं, कौन सी ग्रंथियाँ, एक्राइन और एपोक्राइन जो ग्रंथियाँ होती है, ये धीरे धीरे क्या है, कमज़ोर होने लग जाती है। कमज़ोर होने की वजह से क्या होगा, कमज़ोर होने की वजह से ये क्या है, बदबू आना कम हो जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो एज जिनका ज़्यादा हो जाता है, उनका जो पसीना होता है उनमें बदबू जो है वो बहुत कम आने लगती है। तो ये कुछ थे कुछ कॉमन सवाल जो बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीज़न्स हैं जिसके वजह से हमको पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले रीज़न्स क्या है, सबसे पहले रीज़न्स है स्ट्रेस। हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। अभी का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, अभी का जो हमारा खान पीन है, डेली रूटीन है, उसकी वजह से हम काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं। हम लोग जितना ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो है पसीना निकलते रहता है। सेकंड देखते हैं मेनोपॉज। जनरली महिलाओं का मेनोपॉज का जो समय होता है, उस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है, मूड स्विंग होता है। इसी वजह से पसीना बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है, क्योंकि भाई कोई एक सिस्टम है वो कंटिन्यू बहुत टाइम से चला आ रहा है, 45 ईयर से चल रहा है या 40 ईयर से चल रहा है, और अचानक से वो ब्रेक हो जाता है, तो उसका घबराहट लगना, है ना, मतलब जिस चीज़ की हमको नीड हो रही है वो चीज़ हमको नहीं मिल पा रही है, तो उसके वजह से हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं। परेशान होते हैं तो हमको घबराहट लगती है और स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है कि जैसे कि हमारी जो थायराइड ग्रंथियां हैं, है ना, हमारा जो थायराइड ग्रंथि है वो क्या करता है, थायराइड हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करता है ना, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कौन, हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो। तो यहाँ पे हाइपर थायरॉयडिज्म क्या है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसमें से जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, उसके वजह से हमको कंटिन्यूस स्वेटिंग जो है वो बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको पसीना जो है बहुत ज़्यादा आता है ना, जैसे कि हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, हाई या लो ब्लड प्रेशर या लो शुगर, ये दोनों पेशेंट्स में क्या होते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के समय हम लोग बहुत ज़्यादा अगर वर्कआउट कर ले रहे हैं, बहुत टाइम तक खड़े हो गए हैं या बहुत टाइम तक बैठे हैं, एक ही पोजीशन पे बहुत टाइम तक अगर हम लोग काम करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो हमको ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी में मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसके वजह से भी अगर हम लोग थोड़ा भी काम करते हैं तो उसके वजह से हमको ये प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट है विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब होता है जैसे कोई स्मोकर्स है या कोई ड्रिंकर है, उसने ठान लिया है कि हमको ड्रिंक नहीं करना है या हमको स्मोक नहीं करना है, तो वो क्या करेगा, उसको छोड़ने की कोशिश करेगा, है ना। लेकिन जब छोड़ने की कोशिश करेगा, जब उसको उसकी नीड होगी, तब वो क्या होगा, परेशान होगा, स्ट्रेस में आएगा, घबराएगा, पैनिक हो जाएगा, उसके वजह से उसको क्या है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हार्ट अटैक, मेडिकेशंस हम लोग मेडिसिन्स वगैरह लेते हैं, उसके कारण भी कभी कभी हमको स्वेटिंग आती है, जैसे कि कभी हम लोग हाई डोज का मेडिसिन ले लिए, उसके वजह से हमको मतलब हमारे बॉडी को वो सूट नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से हमको पसीना आता है। नेक्स्ट देखते हैं हार्ट अटैक। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब इसमें क्या है कि जैसे कि हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें क्या है कि हमारा ब्लड वेसल्स में बहुत कोलेस्ट्रॉल जम जाता है ना, कोलेस्ट्रॉल, फैट, ये सब चीज़ें जम जाती है, उसके वजह से क्या होगा कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है प्रॉपर। जैसे कि मैंने बता रही हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो मान के चलिए ये हमारी ग्रंथियाँ हैं, ब्लड वेसल्स हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये धीरे धीरे जो है वो फैट जमना चालू हो जा रही है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ब्लड जा रहा है, ठीक। अब ब्लड में क्या प्रेजेंट है, हमारा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, ये फैट जो है वो जमते जा रहा है, जमते जा रहा है, जमते जा रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ये फैट इतना ज़्यादा जम जाता है कि हमको ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सर्कुलेट हो ही नहीं पाता है, जिसके वजह से, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमको ऑक्सीजन भी लेते नहीं बनता है, इस वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रहे कि अगर आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है तो उसको इग्नोर ना करें, और पसीना नहीं भी आ रहा है तो उसको भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं एनाफाइलैक्सिस। इसका मतलब होता है एलर्जी, जैसे कि हमने हाइपर सेंसिटिविटी में देखा था कि एनाफाइलैक्सिस का मतलब होता है कि किसी चीज़ का एलर्जी, है ना, कुछ हम खा रहे हैं या किसी माहौल में हैं, हम ज़्यादा पैनिक हो जा रहे हैं, उसके वजह से ये जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। नेक्स्ट देखते हैं कैंसर। ये सबसे बड़ा कारण है, जैसे कि हम लोग इसको इग्नोर करते हैं कि हमको स्वेटिंग ज़्यादा हो रहा है या हमको स्वेटिंग कम हो रहा है या बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो है इसके लक्षण को कृपया करके आप इग्नोर ना करें, क्योंकि ये स्वेटिंग ज़्यादा होने का जो रीज़न है या कम होने का रीज़न, ये सीधा स्टार्ट करता है आपके कैंसर्स की ओर, मतलब कैंसर्स के शुरुआती लक्षण को ये शो करता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि कभी भी पसीना अगर नहीं आता है या बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उस चीज़ के लिए आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। जैसे कि बोला जाता है कि अगर कम पसीना आ रहा है ना, तो क्या होता है, नसों के ब्लॉकेज हो जाते हैं, ठीक है, नसों के ब्लॉकेज हो जाते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर हम लोग हैं तो हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये थे आपके पसीने के बारे में कुछ बातें, जिसमें से बहुत सारे हम लोग सवाल भी देखे हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो पसीना है, पसीना निकलना, ज़्यादा निकलना या कम निकलना, ये डिसीज़ नहीं है, ठीक है, ये कोई भी एक प्रकार का डिसीज़ नहीं है, लेकिन डिसीज़ नहीं है, ये सिम्टम्स है। लेकिन अगर इसको इग्नोर किया जाएगा तो ये क्या है, डिसीज़ में तुरंत ही कन्वर्ट हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।